हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द कॉमर्स क्लिक। तो आज हम अपना एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होते हैं बच्चों? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वो स्टेटमेंट्स होते हैं जो बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी और बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को जानने के लिए बनाए जाते हैं एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड। कि जब हमारा अकाउंटिंग पीरियड, ठीक है ना, अकाउंटिंग पीरियड कितने का होता है? 1 ईयर का होता है, ठीक है ना। और मेनली कहाँ से कहाँ स्टार्ट होता है हमारा? 1 अप्रैल टू 31 मार्च तक होता है, ठीक है ना। तो इस टाइम पीरियड में के बीच में अपने बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी को जानने के लिए और अपने बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को जानने के लिए हम क्या तैयार करते हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करते हैं। इसके अंदर हमारे दो फाइनेंशियल स्टेटमेंट आते हैं बच्चों। एक हमारा आता है इनकम स्टेटमेंट। कौन सा आता है? एक हमारा इनकम स्टेटमेंट। इसके अंदर हमारा जो अकाउंट बनाया जाता है उसका नाम होता है हमारा ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। ये हम इस चैप्टर में समझेंगे कि ट्रेडिंग अकाउंट कैसे बनता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैसे बनाया जाता है। मेनली इनकम स्टेटमेंट बनता है एक, जिसके अंदर क्या बनाया जाता है? ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और ये क्या शो करता है? हमारे बिजनेस ऑपरेशंस के रिजल्ट, यानी कि बिजनेस को प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, ठीक है। जो भी ऑपरेशंस बिजनेस करता है, जो बिजनेस कंटिन्यू कर रहे हैं, हम एट अकाउंटिंग पीरियड के एंड में हम उसमें चेक करते हैं कि हमारे बिजनेस ऑपरेशन से हमें क्या रिजल्ट मिला है, प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। अगर प्रॉफिट हुआ तो कितना हुआ है, लॉस हुआ तो कितना हुआ है। सेकंड, इसमें हमारा एक और स्टेटमेंट बनता है जिसको बोलते हैं स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। क्लियर? दूसरा हमारा क्या बनता है? स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, और जिसको हम क्या बोलते हैं? बैलेंस शीट बोलते हैं। ये तो सबने सुना होगा बैलेंस शीट का नाम, ठीक है। तो हम इसको क्या बोलते हैं? बैलेंस शीट। बैलेंस शीट किस लिए प्रिपेयर की जाती है? ताकि हमें अपने बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन पता लग जाए। फाइनेंशियल पोजीशन मतलब कि हमारे पास कितनी असेट्स पड़ी है, कितनी हमारी लायबिलिटीज हैं, कितना हमें लोगों का पैसा पे करना है और कितनी हमारी कैपिटल पड़ी है। तो ये सब चीजें चेक करने के लिए, फाइनेंशियल पोजीशन को चेक करने के लिए हम क्या बनाते हैं? बैलेंस शीट। बैलेंस शीट जो बनती है बच्चों, वो एट अ स्पेसिफाइड पॉइंट ऑफ टाइम पे बनती है। दोनों का डिफरेंस याद रखना, क्योंकि एमसीक्यूज में पूछ लेते हैं। छोटी छोटी सी बातें होती है जो बच्चों इग्नोर कर देते हैं, यही बिजनेस में जो पेपर आता है उसमें पूछ लिया जाता है। जो इनकम स्टेटमेंट बनता है वो फॉर अ अकाउंटिंग पीरियड बनता है, ठीक है, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए बनाया जाता है। जबकि जो बैलेंस शीट बनाई जाती है वो एक स्पेसिफाइड पॉइंट ऑफ टाइम पर बनाई जाती है, ठीक है। दोनों में डिफरेंस समझ आ गया? ये एक पूरे टाइम पीरियड के लिए होता है, फॉर अकाउंटिंग पीरियड के लिए होता है, और ये आपको एक डेट पर बताती है कि इस डेट पर आपके पास इतनी असेट्स है, इतनी लायबिलिटीज है और इतने के आपके पास कैपिटल है। जबकि ये हमें एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए बताया जाता है कि मेनली सपोज कि 1 साल के लिए हमें इतना प्रॉफिट हुआ है या इतना लॉस हुआ है, वो हमें ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बताता है। क्लियर? इसके अलावा मॉडर्न टाइम पे जो है स्टेटमेंट ऑफ रिटेन अर्निंग्स और कैश फ्लो स्टेटमेंट भी बनाया जाता है, बट वो आपके सिलेबस में भी नहीं है। क्लियर है? तो हमारे पास यही दो हैं। एक हमने अपना इनकम स्टेटमेंट इसमें समझना है और एक हमने अपना क्या समझना है? स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, दैट इज बैलेंस शीट। अब जो इनकम स्टेटमेंट है वो भी हम कितने पार्ट में करेंगे? 2 पार्ट में करेंगे। पहले हम अपना ट्रेडिंग अकाउंट समझेंगे कि ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है, उसके बाद हम अपना नेक्स्ट समझेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो अभी हम क्या करने जा रहे हैं? अपना इस वीडियो में हम समझेंगे कि ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है। ट्रेडिंग अकाउंट किस लिए बनाया जाता है? इट इज प्रिपेयर्ड फॉर कैलकुलेटिंग द ग्रोस प्रॉफिट और ग्रोस लॉस अराइजिंग एज अ रिजल्ट ऑफ ट्रेडिंग एक्टिविटीज ऑफ अ बिजनेस। एक बिजनेस की जो ट्रेडिंग एक्टिविटीज है उससे हमारे बिजनेस को जो ग्रोस प्रॉफिट हुआ है या ग्रोस लॉस हुआ है उसको जानने के लिए हम क्या तैयार करते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट तैयार किया जाता है। इसमें जो आइटम्स लिखी जाती है बच्चों, जो भी हमारी ओपनिंग स्टॉक परचेजेस हमने की है, ठीक है, अगर कोई परचेज रिटर्न है वो परचेज में से हम लेस कर देते हैं। और जितने भी हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं जो हमारी प्रोडक्शन से रिलेटेड होते हैं, यानी कि जो हमारी फैक्ट्री या मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड एक्सपेंस होते हैं, वो हमारे किस में आते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट में आते हैं। और क्या आता है इसमें? सेल आती है हमारी, सेल रिटर्न सेल में से लेस हो जाती है, और उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक। तो लिखते हैं हमारे पास क्या क्या आता है इसमें। हम अभी मैंने बताया कि हम इसमें ओपनिंग स्टॉक को लिखते हैं। जब हम इसका भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन समझेंगे तब हम उसमें क्लियर करेंगे कि हमने कहाँ कहाँ क्या आइटम लिखनी है। ओपनिंग स्टॉक लिखते हैं, ठीक है। नेट परचेज लिखते हैं। नेट परचेज का मतलब क्या होता है? जब भी नेट परचेजेस वर्ड आ रहा है तो इसका मतलब होता है परचेजेस माइनस
परचेज रिटर्न, कि जो रिटर्न अगर कोई क्वेश्चन में गिवन है तो वो माइनस करने के बाद हमने नेट परचेज लिखनी है। उसके बाद हम इसमें लिखते हैं अपने डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ठीक है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस अलग अलग नामों से आते हैं बच्चों, ये मैं अभी आगे आपको समझाऊंगी कि कौन कौन से होते हैं। लाइक वेजेस होते हैं हमारे पास, रॉयल्टी होती है, डॉक चार्जेस होते हैं। जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस यानी कि मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड जो भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस आपको क्वेश्चन में गिवन है वो आपने कहाँ लिखने हैं, ट्रेडिंग अकाउंट में लिखने हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे इसमें नेट सेल आती है। नेट सेल्स सेम जैसे हमने परचेज में से परचेज रिटर्न माइनस किया, ऐसे नेट सेल्स के लिए हम क्या करते हैं, सेल्स माइनस सेल रिटर्न। जो भी हमें अगर रिटर्न दे रखी है तो वो हम क्या माइनस कर देंगे। परचेज रिटर्न का एक और नाम होता है बच्चों रिटर्न आउटवर्ड, और सेल रिटर्न का जो नाम होता है दूसरा उसको क्या बोलते हैं, रिटर्न इनवर्ड। तो ये इस नाम से भी आ सकता है, रिटर्न आउटवर्ड और रिटर्न इनवर्ड के नाम से भी आ सकता है। तो ध्यान रखना, जो रिटर्न आउटवर्ड है वो आपकी परचेज रिटर्न होती है, और जो रिटर्न इनवर्ड होता है वो आपकी क्या होती है, सेल रिटर्न होता है। तो ये कुछ आइटम्स होती हैं जिसको हम क्या करते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट बनाते समय, प्रिपेयर करते समय इन आइटम्स को हम लिखते हैं। क्लियर है। अब बात करते हैं ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक अगर हमारा है तो वो किसी भी का भी हो सकता है। ओपनिंग स्टॉक रॉ मटेरियल का भी हो सकता है, ओपनिंग स्टॉक वर्क इन प्रोग्रेस का भी हो सकता है, ओपनिंग स्टॉक जो है वो फिनिश गुड्स का भी हो सकता है। क्लियर। परचेज मैंने आपको बता दी, नेट परचेज कैसे लिखनी है। क्वेश्चन में आपको परचेजेस गिवन है, चाहे कैश परचेज है चाहे आपके पास क्रेडिट परचेज है, यानी कि सारी परचेजेस आपने इसमें लिखनी है। टोटल परचेज इसमें आती है, उसमें से परचेज रिटर्न अगर क्वेश्चन में गिवन है या रिटर्न आउटवर्ड के नाम से अगर क्वेश्चन में गिवन है तो वो हमने लेस कर देनी है। क्लियर। अब बात करते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस में बहुत सारे एक्सपेंसेस आते हैं, ये हम लिख लेते हैं। लाइक एक हमारा आता है वेजेस। ठीक है, वेजेस किससे रिलेटेड होता है, मेनली लेबर से, जो हमारी फैक्ट्री में लगती है। तो वेजेस आता है, या फिर एक वर्ड कई बार आ जाता है बच्चों, वेजेस एंड सैलरी। इसमें जो डिफरेंस है वो ध्यान से समझना। वेजेस जो होती है वो ट्रेडिंग अकाउंट में जाती है। अगर आपको खाली सैलरी वर्ड लिखा होता है, सैलरी अकाउंट, तो वो हमारी किस में जाती है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा, जो हमारा नेक्स्ट अकाउंट बनेगा। तो अगर वेजेस है तो ट्रेडिंग में जाएगी, अगर खाली आपके पास सैलरी है तो किस में जाएगी, P&L जाएगी। बट अगर कई बार वो क्या करते हैं, वेजेस एंड सैलरी डाल दी, तो हमने फर्स्ट अक्षर देखना है जो हमारा फर्स्ट वर्ड है। लाइक वेजेस एंड सैलरी है तो हमने क्या ट्रीट करना है, वेजेस की तरह डायरेक्ट एक्सपेंस यानी कि ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा। अगर वो क्वेश्चन में डाल देता है सैलरीज एंड वेजेस, तो आपने इसको कहाँ लिखना है, P&L में लिखना है। क्लियर हुआ है ये। वेजेस और सैलरी का तो क्लियर है, वेजेस हमारा ट्रेडिंग में जाता है, सैलरी हमारी कहाँ जाती है, P&L में जाती है। बट अगर वेजेस एंड सैलरी वर्ड लिखा हुआ है तो ट्रेडिंग में जाएगा, बट अगर सैलरी एंड वेजेस वर्ड लिखा हुआ है तो कहाँ जाता है, P&L में जाता है। ये डिफरेंस ध्यान रखना बच्चों। क्लियर है। उसके बाद हमारा होता है कैरीज। कैरीज क्या होता है, जो हम किराया देते हैं, जो हम सामान मंगाते हैं उसके ऊपर कैरीज। ये कैरीज अलग अलग नाम से आ सकता है, कैरीज हो या फ्रेट हो। इसको हम कैरीज इनवर्ड भी बोल सकते हैं। ठीक है, कैरीज इनवर्ड होगा तो भी वो इसमें आएगा, और कैरीज ऑन परचेज होगा। ठीक है, कैरीज हो या फ्रेट हो, कैरीज ऑन परचेजेस, ये किसी भी नाम से अगर आ रहा है तो ये कहाँ जाएगा, हमारा ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा। क्लियर है। चाहे फ्रेट है, फ्रेट इनवर्ड है, फ्रेट ऑन परचेज है। बट अगर कैरीज आउटवर्ड है या कैरीज ऑन सेल्स है तो वो ट्रेडिंग में नहीं जाएगा, वो कहाँ जाएगा, P&L में जाएगा। ठीक है बच्चों, मैं आपको डिफरेंस साथ के साथ बता रही हूँ क्योंकि बच्चे फिर बाद में कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये तो हमने उसमें भी पढ़ा था और इसमें भी आ गया। तो ये ध्यान रखना, सिंपल कैरीज लिखा हुआ है, कैरीज के साथ कोई वर्डिंग यूज नहीं हुई तो हमने ट्रेडिंग में लिखना है। कैरीज के साथ इनवर्ड यूज हुआ है तो ट्रेडिंग में लिखना है। कैरीज ऑन परचेजेस यूज हुआ है तो भी ट्रेडिंग में लिखना है। बट अगर कैरीज आउटवर्ड या कैरीज ऑन सेल्स वर्ड आ जाता है तो हमने कहाँ यूज करना होता है, उसको P&L में लिखना है, उसको हम ट्रेडिंग में नहीं लिखेंगे। यहाँ हमें क्लासिफिकेशन होना बहुत जरूरी है कि हमने कौन सी आइटम ट्रेडिंग में लिखनी है और कौन सी हमने आगे दूसरे अकाउंट्स में यूज करनी है। क्लियर है। उसके बाद हमारा क्या होता है, एक डॉक चार्जेस होते हैं। क्लियर। डॉक चार्जेस अगर आपको क्वेश्चन में दिए गए हैं तो वो भी हमारे कहाँ आएंगे, इसी में आएंगे। उसके बाद एक हमारी रॉयल्टी गिवन होती है। ठीक है, रॉयल्टी भी हमारी कई बार वो वैसे तो सिंपल लिखी होती है, पर अगर कई बार रॉयल्टी ऑन सेल्स लिख देगा तो नहीं जाएगी बच्चों। रॉयल्टी ऑन परचेज होगी या सिंपल रॉयल्टी गिवन होगी तो वो हमारी किस में आएगी, ट्रेडिंग में आएगी। बट अगर रॉयल्टी ऑन सेल्स दे देगा तो वो किस में जाएगी, P&L में। क्लियर है। उसके बाद हमारा स्टोर्स कंज्यूम्ड कई बार लिखा होता है। ठीक है, स्टोर्स कंज्यूम्ड जो हम छोटे छोटे स्पेयर पार्ट्स वगैरह यूज करते हैं वो भी हमारा कहाँ आता है, ट्रेडिंग अकाउंट में आता है। क्लियर है। उसके बाद हमारे कोई भी मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस लिखा हो, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस के नाम से लिखा हो, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस हो या फिर हमारे फैक्ट्री एक्सपेंसेस वो लिख दे, जैसे फैक्ट्री का रेंट, फैक्ट्री की सैलरी, यानी किसी भी खर्चे के साथ अगर उसने फैक्ट्री वर्ड लगा दिया, ठीक है, ये हो गया। या प्रोडक्टिव एक्सपेंसेस लिख दे वो, कि हमारे प्रोडक्शन से रिलेटेड खर्चे हैं, प्रोडक्टिव एक्सपेंसेस।
तो ये आपकी किसी भी नाम से आ जाए, मैन्युफैक्चरिंग कोई भी खर्चा डाल दिया, खाली मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस ही क्यों ना लिखा आ जाए, फैक्ट्री रेंट, फैक्ट्री सैलरी, फैक्ट्री कुछ भी, अगर फैक्ट्री वर्ड लगा दिया साथ में किसी खर्चे के साथ तो भी वो किस में जाता है, हमारा ट्रेडिंग में जाता है। प्रोडक्टिव एक्सपेंसेस के नाम से आ जाए वो भी इसमें जाता है। लाइक कोल गैस एंड वाटर, वो भी कहाँ यूज होते हैं, हमारे फैक्ट्रीज में यूज होते हैं कोल गैस, तो वो भी सब हमारा कहाँ आता है, ट्रेडिंग में आता है। ठीक है, कोल, गैस एंड वाटर, ऐसे ये सब खर्चे हैं तो ये कहाँ जाएंगे, हमारे सारे ट्रेडिंग में जाएंगे। ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस की लिस्ट है। क्लियर। उसके बाद हमारा एक नेट सेल होता है, नेट सेल आपको बता दिया, सेल माइनस सेल रिटर्न होता है। और जैसे हमारा ओपनिंग स्टॉक होता है ऐसे ही हमारा क्या आता है, क्लोजिंग स्टॉक भी ट्रेडिंग अकाउंट में आता है, बट इसमें बेटा कंडीशन होती है। ठीक है, कंडीशन क्या होती है, ये चेक करना है कि ट्रेडिंग अकाउंट आपको ट्रायल बैलेंस, क्वेश्चन में कई बार ट्रायल बैलेंस गिवन होता है। ठीक है, अगर ट्रायल बैलेंस के अंदर है क्लोजिंग स्टॉक तो आपने इसको ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं लिखना। ठीक है, बट अगर आपको क्लोजिंग स्टॉक जो है ट्रायल बैलेंस से बाहर गिवन है, बाहर दे रखा है, तो आपने इसको ट्रेडिंग अकाउंट में लिखना है। क्लियर हुआ बच्चों। क्लोजिंग स्टॉक का रूल जो क्या है, एक रूल तो ये कि क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में अंदर गिवन है या बाहर गिवन है। क्वेश्चन में जो आपको क्वेश्चन आएगा फॉर्मेट में, वो कई बार ट्रायल बैलेंस की फॉर्मेट में गिवन होता है, ट्रायल बैलेंस के बैलेंसेस आपको गिवन होते हैं, तो आपने चेक करना है अगर ट्रायल बैलेंस के अंदर है तो सिर्फ कहाँ जाता है, बैलेंस शीट में जाता है, यानी कि ट्रेडिंग में नहीं लिखना, आपने छोड़ देना है। बट अगर ट्रायल बैलेंस के बाहर लिखा है इस क्लोजिंग स्टॉक को, तो आपने कहाँ लिखना है, आपने ट्रेडिंग अकाउंट में लिखना है, उसको यूज करना है, उसको नहीं छोड़ना है। क्लियर हुआ क्लोजिंग स्टॉक का कंसेप्ट। और कई बार क्वेश्चन में क्या होता है, क्लोजिंग स्टॉक की दो वैल्यू गिवन होती है, जैसे ट्रायल बैलेंस से बाहर दे दिया, उसने दो वैल्यू आपको बता दी, एक कॉस्ट वैल्यू बता दी, एक मार्केट वैल्यू बता दी। ठीक है, इसमें से क्या रूल यूज होता है बेटा, कॉस्ट वैल्यू और मार्केट वैल्यू में से जो भी वैल्यू कम होगी आप क्लोजिंग स्टॉक की वो वैल्यू अपने क्वेश्चन में यूज करेंगे। क्लियर है, चाहे मार्केट वैल्यू कम है तो मार्केट वैल्यू यूज होगी, कॉस्ट वैल्यू कम है तो कॉस्ट वैल्यू यूज होगी। ठीक है, ये नहीं है कंपलसरी कि हाँ मार्केट वैल्यू यूज करनी है या कॉस्ट वैल्यू ही यूज करनी है। क्लोजिंग स्टॉक में हमेशा जो वैल्यू कम होती है, विच एवर इज लेस, दैट इज यूज्ड इन आवर अकाउंट्स। ठीक है, तो जोन सी भी क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू अगर आपको दो गिवन है तो कंफ्यूज नहीं होना, जोन सी भी वैल्यू कम होती है वो आपने अपने क्वेश्चन में यूज कर लेनी है। आई थिंक आपको आइटम्स क्लियर हो गई है, तो चलो फॉर्मेट पढ़ते हैं अपना। ठीक है, कि हम ट्रेडिंग अकाउंट को कैसे बनाते हैं। दिस इज द फॉर्मेट ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या लिखना है बच्चों, ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग, जो भी हमें क्वेश्चन में डेट दे रखी होगी। ठीक है, जो भी साल खत्म होने की हमें डेट बता रखी होगी, सपोज हमें साल फिनिश एंड बताया हुआ है कि 31 मार्च 2024 को एंड हो रहा है, तो हमने 31 मार्च 2024 यहाँ लिख देना है, जो भी हमारे ईयर एंड की डेट होगी। दिस साइड इज डेबिट, दिस साइड इज क्रेडिट, सेम अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। ठीक है, आपका डेबिट में टू वर्ड यूज होता है और क्रेडिट में क्या यूज होता है, बाय वर्ड यूज होता है। अब जोन जोन से मैंने आपको बताया, सबसे पहले मैंने क्या बताया था, ओपनिंग स्टॉक, टू में जाएगा टू ओपनिंग स्टॉक। उसके बाद नेट परचेज लिखते हैं, टू परचेज लेस परचेज डन, इसमें से यहाँ माइनस करने के बाद जो बचेगा वो हम यहाँ लिख देते हैं नेट परचेज। उसके बाद हमारे जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, वेजेस हैं या वेजेस एंड सैलरी के नाम से आ जाए, डायरेक्ट एक्सपेंसेस के नाम से भी कई बार वो सिंपल डाल देता है, कैरीज आ जाए, कैरीज इनवर्ड आ जाए, कैरीज ऑन परचेज आ जाए, गैस फ्यूल एंड पावर आ जाए, फ्रेट एंड कार्टेज, इंपोर्ट ड्यूटी। अगर एक्सपोर्ट ड्यूटी होगी तो वो यहाँ नहीं आएगी बेटा, इंपोर्ट ड्यूटी इसमें आती है, एक्सपोर्ट ड्यूटी कहाँ जाती है, नेक्स्ट वाले अकाउंट में जाती है, दैट इज P&L अकाउंट। रॉयल्टी आ जाए इसमें, डॉक चार्जेस आ जाए, फैक्ट्री के एक्सपेंस, यानी कि फैक्ट्री के नाम से आपको अभी समझाया था कि कोई भी खर्चा अगर दे दिया उन्होंने, फैक्ट्री का रेंट दे दिया तो वो यहाँ लिखा जाएगा, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस यहाँ लिखे जाएंगे। उसके बाद आपकी सेल वाली साइड, सेल माइनस सेल रिटर्न कर कर जो आएगा वो यहाँ लिखा जाएगा। लास्ट में बाय क्लोजिंग स्टॉक का रूल मैंने अभी आपको समझा दिया, आपको क्लियर हो गया, वो यहाँ लिखेंगे। बस ये आइट में लिखने के बाद आपने क्या करना है, रफ में अपनी दोनों साइडों का टोटल करना। ठीक है ना, सपोज इस साइड का टोटल आता है आपका 5 लाख और इस साइड का आपका टोटल आता है 4 लाख। क्लियर है, अगर आपका इस साइड का दोनों आइटम सेल और क्लोजिंग स्टॉक दोनों का टोटल किया तो आपके पास आंसर आता है, सपोज टोटलिंग करी आपने 5 लाख रुपीस की, और जब आपने ये वाली साइड जब सारी टोटल करी तो ये आई आपके पास 4 लाख की, तो 1 लाख इस साइड कम है तो आप क्या करेंगे, लास्ट में दोनों तरफ 5 लाख लिखेंगे, 1 लाख जो इधर कम है उसको हम 1 लाख लिखेंगे और उसके सामने क्या लिख देंगे, टू ग्रोस प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर। ये क्या बता रहा है हमारा ट्रेडिंग अकाउंट कि हमें इतने का ग्रोस प्रॉफिट हो गया है। क्लियर है, अब उल्टा भी हो सकता है, सपोज ये वाली साइड आपकी ज्यादा आ जाए और ये वाली साइड कम आ जाए, तो ज्यादा वाला टोटल आपने दोनों में लिखना है, जोन से साइड जितने से कम है, सपोज अब इस साइड का टोटल 5 लाख आ रहा है और इस साइड का 4 लाख, तो एक साइड 1 लाख इस साइड कम है तो हम 1 लाख इस साइड लिख देंगे और क्या लिख देंगे उसके सामने, बाय ग्रोस लॉस। यानी कि अगर आपका डेबिट साइड में बैलेंस बचता है तो ग्रोस प्रॉफिट, और अगर आपका क्रेडिट साइड में बैलेंस बचता है दैट इज ग्रोस लॉस। ये बैलेंसिंग फिगर आपके जो आपने कैलकुलेट खुद की है। क्लियर है, तो ट्रेडिंग अकाउंट आपको समझ आ गया कि कैसे बनता है, मेनली फैक्ट्री के एक्सपेंसेस को जानने के लिए, और ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस को जानने के लिए हम क्या बनाते हैं, अपना ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं। तो ये फॉर्मेट क्लियर है। चलो अब इस
कॉन्सेप्ट को हम अपने प्रैक्टिकल क्वेश्चन से समझते हैं कि कैसे हमने इनको करना है। ये हमारा क्वेश्चन है, आई थिंक विजिबल। चलो स्टार्ट करते हैं रीड करना क्वेश्चन। प्रिपेयर अ ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2025। कि हमारा जो ईयर जो है 31 मार्च 2025 को एंड हो रहा है, उसका हमने क्या बनाना है, ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंसेस। हमें बैलेंसेस नीचे दिए गए हैं। सबसे पहले क्या दिया गया है, ओपनिंग स्टॉक कितने रुपीस का, 3 लाख रुपीस का, परचेजेस, सेल, फ्रेट, वेजेस, फैक्ट्री लाइटिंग, कोल गैस एंड वाटर, परचेज रिटर्न, सेल रिटर्न, कैरीज ऑन परचेज, कैरीज ऑन सेल। देखो आगे ना कैरीज ऑन सेल आपको बोला था कि यहाँ नहीं आएगा, फैक्ट्री करंट आएगा, ऑफिस करंट नहीं आएगा, क्योंकि ऑफिस के खर्चे अकाउंट में नहीं आते। ऑफिस के जितने भी एक्सपेंस होते हैं वो सब किस में जाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाते हैं। तो ये दो आइटमें हमारी ट्रेडिंग की नहीं है। ठीक है, सबसे पहले तो आपने यही क्लासीफाई करना है कि कौन से आइटम हमने ट्रेडिंग में लिखनी है और कौन सी नहीं लिखनी है। जो सी नहीं लिखनी है उसको आपने क्वेश्चन में पहले से क्या करना, छोटा सा क्रॉस कर देना, ताकि आप जब क्वेश्चन करोगे प्रैक्टिकल तो आपको याद रहे कि ये दो आइटमें आपने नहीं लिखनी है। लास्ट में देखिए क्लोजिंग स्टॉक वैल्यूड कितने पे दिया हुआ है, 4,50,000 पे आपको गिवन है। चलिए स्टार्ट करते हैं। दिस इज द फॉर्मेट, ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड। डेट लिखेंगे कौन सा है, 31 मार्च 2025। तो यहाँ लिखेंगे हम अपना 31 मार्च 2025। पर्टिकुलर अमाउंट डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, ओपनिंग स्टॉक। तो यहाँ 2 में लिखते हैं, 2 ओपनिंग स्टॉक कितने का गिवन है, 3 लाख का। तो अमाउंट यहाँ लिख दीजिए 3 लाख। उसके बाद हमें परचेज है, देखिए परचेज टर्न गिवन थी हमारे पास, तो हमने परचेज में से परचेज टर्न लेस करने के बाद यहाँ लिखनी है। तो हम यहाँ लिखेंगे पहले 2 परचेजेस कितने की गिवन है, 15 लाख। तो हम यहाँ लिखेंगे अंदर 15 लाख। उसमें से हम लेस करेंगे अपनी परचेज रिटर्न, कितनी है क्वेश्चन में गिवन, 90,000। तो ये हम अपना 90,000 यहाँ से माइनस करेंगे। तो इसमें से माइनस करने के बाद 14,10,000 विल बी रिटर्न हेयर। क्लियर, नेक्स्ट करते हैं। सेल हमारी इस साइड आती है, तो यहाँ लिखेंगे हम अपनी बाय सेल्स कितने की है, 37,50,000। अंदर क्यों लिखी है, क्योंकि क्वेश्चन में सेल रिटर्न भी हमारे पास गिवन है। माइनस कर देंगे इसमें से अपना सेल रिटर्न 1,50,000। ये माइनस करेंगे तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 36 लाख। क्लियर है बच्चों, नेक्स्ट करते हैं। फ्रेट कहाँ लिखा जाता है, खर्चे हैं, सारे खर्चे आपने 2 में लिखने हैं। 2 फ्रेट कितना गिवन है, 45,000। तो यहां हम लिख देंगे अपना 45,000। ठीक है, नेक्स्ट वेजेस 2,25,000 की, 2 वेजेस 2,25,000। राइट, नेक्स्ट फैक्ट्री लाइटिंग 81,000 की। देखो फैक्ट्री वर्ड आ गया, 2 फैक्ट्री लाइटिंग 81,000। नेक्स्ट कोल गैस एंड वाटर 20,000, क्योंकि कोल गैस एंड वाटर भी कहाँ यूज होता है, फैक्ट्री में यूज होता है। कोल गैस एंड वाटर 20,000। अगला चेक करते हैं, परचेज टर्न और सेल रिटर्न हम कर चुके हैं, दिस वन एंड दिस वन। कैरीज ऑन परचेज 60,000, कैरीज ऑन परचेज आता है तो यहाँ लिख देंगे 2 कैरीज ऑन परचेज कितना गिवन है, 60,000। ये हम यहाँ लिख देंगे। उसके बाद कैरीज ऑन सेल नहीं आएगा, फैक्ट्री रेंट आएगा 3,50,000 का, 2 फैक्ट्री रेंट 3,50,000। क्लियर है, ऑफिस रेंट नहीं आएगा। लास्ट में क्लोजिंग स्टॉक हमारे पास गिवन कितना है, 4,50,000। तो यहां हम लिख देंगे अपना बाय क्लोजिंग स्टॉक 4,50,000। क्लियर, सारा क्वेश्चन समझ में आ गया। क्या करना है हमने, जो हमारे आइटम ओपनिंग स्टॉक,
परचेज और जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस है वो सारे हमारे इस साइड आते हैं। इस साइड सिर्फ दो आइटमें आती है बच्चों, एक सेल आती है नेट सेल यानी कि सेल माइनस सेल रिटर्न, और दूसरी क्या आती है हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक। क्लियर है? इतना आपने कर लिया। अब इसके बाद क्या करना है, आपने अपना टोटलिंग करनी है। ठीक है, टोटलिंग आपने रफ में करनी है बच्चों, यहाँ पर आपने दोनों साइडों की नहीं करके दिखानी, यहाँ पर आपने, ठीक है, यहाँ मैं लाइन लगा रही हूँ, इसमें हमने टोटल जो होता है हमेशा ज्यादा वाला ही लिखना है। क्लियर है? यहाँ आप ऐसा नहीं कर सकते कि इसका टोटल यहाँ और इसका टोटल यहाँ, फिर डिफरेंस निकाल देंगे, ऐसे नहीं करना। हमने रफ में दोनों साइडों का टोटल करना है, जो भी हमारा ज्यादा होगा वो हमने यहाँ लिखना है। अब हम जब इसमें क्लियर करेंगे, टोटलिंग करेंगे, तो 36 लाख और 4,50,000 जब इसको टोटल करेंगे तो इट विल कम 40,50,000। ठीक है, यही साइड ज्यादा आएगी। इसमें से ये वाला साइड जो हमने ज्यादा है वो ही हम इस साइड लिखेंगे 40,50,000, और इसमें से हमारे जितने एक्सपेंस हैं जब हम इन सबको माइनस कर देंगे तो ये हमारे पास बचेगा 15,59,000। क्लियर है? ये क्या बच गया हमारे पास, इसमें से जो हमारे पास टोटल इनकम थी हमारी, इसमें से हमने सारे खर्चे वगैरह माइनस किए, तो ये हमारे पास क्या बच गया, ग्रॉस प्रॉफिट बच गया। तो यहाँ हम लिख देंगे इसको टू ग्रॉस प्रॉफिट। ये क्या है हमारा ग्रॉस प्रॉफिट, ये कहाँ ट्रांसफर होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्लियर है? तो ये आपका क्वेश्चन था। आई थिंक बिल्कुल इजी है। सिर्फ आपने इसमें क्या ध्यान रखना है बच्चों, आइटम्स ध्यान रखनी है कि हमारी कौन सी जो एक्सपेंस है वो ट्रेडिंग में जाएगा और कौन सा हमारा ट्रेडिंग में नहीं जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना आपने। कुछ स्पेसिफिक खर्चे हैं और बाकी क्या है, फैक्ट्री के साथ कुछ भी अगर खर्चा, जैसे फैक्ट्री लाइटिंग दे दिया इसने, फैक्ट्री रेंट दे दिया, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस डाल सकते थे। तो जो भी खर्चे आपको लगता है कि ट्रेडिंग के हैं वो इसमें लिखने हैं, और जो सेल से रिलेटेड खर्चे होते हैं, जैसे इसने कैरीज ऑन सेल दे दिया, एक्सपोर्ट ड्यूटी आ जाती है कई बार, तो वो हमारी सब किस में जाती है, पेंडल में जाएगी। तो क्लियर? आई थिंक ये क्वेश्चन आपको क्लियर है। एक और हम इसमें क्वेश्चन देखते हैं। दिस वन इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए रीड कीजिए इसको। क्वेश्चन को क्या बोला गया है, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर आर ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2025। कि हमारा जो साल 31 मार्च 2025 को एंड हो रहा है उसकी हमें इंफॉर्मेशन दी गई है। डिफरेंट इंफॉर्मेशन है। ओपनिंग स्टॉक हमारे पास गिवन है, परचेजेस हमारे पास गिवन है, एक्सपेंसेस ऑन परचेजेस, एक्सपेंसेस ऑन सेल, देखिए सेल पर खर्चे आ गए तो ये हमारा यहाँ पर नहीं आएगा। वेजेस आएगा, सेल आएगी ट्रेडिंग अकाउंट में, क्लोजिंग स्टॉक भी आता है। नेक्स्ट, ऑल्सो कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड एंड ग्रॉस प्रॉफिट ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। एक हमने इसमें क्या निकालना है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकालना है, और एक ग्रॉस प्रॉफिट हमने किस बिहाफ पर निकालना है, ग्रॉस प्रॉफिट। देखिए जब हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे तो वहां तो निकल ही जाएगा, वहां कैलकुलेट हो ही जाएगा, बट इसने किसके बिहाफ पर बोला है, जो हमें कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड बोली है उसके बिहाफ पे बोल रहा है कि उससे भी हमें बताइए कि कैसे आपने ग्रॉस प्रॉफिट निकाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या बनाएंगे, ट्रेडिंग अकाउंट, जो ईयर का बैंड हो रहा है हमारा 31 मार्च को। फॉर्मेट ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2025. This side is debit and this side is क्रेडिट। क्लियर है? पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट। तो जो जो हमें आइटम्स दी हुई है हम पहले वो लिखते चल जाते हैं। सबसे पहले हमें ओपनिंग स्टॉक दिया है, 2 में लिखते हैं, तो यहाँ लिखेंगे हम अपना 2 ओपनिंग स्टॉक। राइट, कितना गिवन है, 55,000, तो यहाँ हम लिख देंगे अपना 55,000। क्लियर? परचेजेस, आप परचेजेस बाहर ही लिख दीजिए क्योंकि हमारे पास परचेज टर्न इस क्वेश्चन में नहीं है। टू परचेजेस कितनी है, 6,50,000, ये हमने यहाँ लिख दी। उसके बाद एक्सपेंसेस ऑन परचेज 15,000 की, ये यहाँ जाएंगे तो हम यहाँ लिखेंगे टू एक्सपेंसेस ऑन परचेजेस कितना है, 15,000, ये हमारा यहाँ आ जाएगा। एक्सपेंसेस ऑन सेल हम नहीं लिखेंगे। उसके बाद वेजेस है हमारा 58,000 का, टू वेजेस 58,000। नेक्स्ट, सेल्स है हमारे पास 9 लाख रुपीज की, सेल हमारी बाय में आती है, बाय सेल्स, ये बाहर लिख देंगे क्योंकि सेल रिटर्न तो नहीं है हमारे पास, 9 लाख रुपीज। क्लियर है? उसके बाद हमें क्लोजिंग स्टॉक गिवन है 88,000 का, बाय क्लोजिंग स्टॉक 88,000। क्लियर है? जोन सी आइटम हमारे पास इसमें आती है हमने वो ये लिख ली, जोन सी हमारे पास नहीं आती वो हमने क्या किया, स्किप कर दी, वो हमने छोड़ दी। अब लास्ट में ग्रॉस प्रॉफिट, ये ग्रॉस निकालना आपको आता है। टोटलिंग करेंगे तो इसी साइड का ज्यादा निकलेगा, इस साइड का जब टोटल करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 9,88,000। क्लियर है? यही टोटल हम इस साइड लिखेंगे 9,88,000।
इसमें से जब हम ये सब माइनस करेंगे तो हमारे पास जो बैलेंस बचेगा दैट इज 2,10,000। ठीक है, 9,88,000 इस साइड का टोटल। इसमें से जब हम ये सारे खर्चे अपने माइनस कर देंगे तो हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट कितना बैलेंस रह गया, 2,10,000। और यहाँ क्या लिखते हैं, टू ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। P&L को बेटा क्या बोलता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को शॉर्ट में लिखते हैं P&L अकाउंट। क्लियर। अब ये तो एक पार्ट हुआ जो उसने क्या पूछा था, प्रिपेयर अ ट्रेडिंग अकाउंट, तो ये हमने तैयार कर दिया, ट्रेडिंग अकाउंट बन गया हमारा। ठीक है, अब इसके बाद क्या पूछा गया था, उसने एक और चीज पूछी थी हमसे, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड और ग्रॉस प्रॉफिट, ये बताना था। ठीक है ना, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कैसे निकलता है बच्चों, ये मैं आपको बताती हूँ, ध्यान रखना। इसमें दो तरीके होते हैं। ठीक है, मैं आपको फॉर्मूला समझा रही हूँ। इस क्वेश्चन में हमें एक ही फॉर्मूला वैसे यूज करना है क्योंकि ये तो हमने ट्रेडिंग अकाउंट बना लिया। एक फॉर्मूला होता है, अपना ओपनिंग स्टॉक ऐड कीजिए, प्लस परचेज कीजिए, प्लस जितने भी आपको डायरेक्ट एक्सपेंसेस दे रखे हैं, यानी कि इस साइड के सारी आइटम जितनी भी आपको ट्रेडिंग अकाउंट में लिखनी होगी वो सारी ऐड होगी। ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज आएगी, परचेज एंड माइनस करने के बाद जो यहाँ लिखोगे वही आपने ऐड करनी है। ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस जितने भी आपको डायरेक्ट एक्सपेंसेस ट्रेडिंग के लिए गिवन है वो सारे ऐड करोगे और उसमें से क्या माइनस कर दोगे, अपना क्लोजिंग स्टॉक माइनस कर दोगे। तो एक तो ये फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकालने का, ये आगे यूज होगा, इसलिए मैं आपको दूसरा भी बता रही हूँ। दूसरा फॉर्मूला जो आपके पास दो चीजें बच गई, क्या बच गई, सेल और ग्रॉस प्रॉफिट बच गया। तो सेल में से अपना ग्रॉस प्रॉफिट माइनस कर दीजिए तो भी आपके पास क्या निकल जाएगी, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकल जाएगी। क्लियर है, दोनों फॉर्मूले समझ में आ गए। पहला फॉर्मूला क्या बोला गया, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस यानी कि ट्रेडिंग के एक्सपेंसेस गिवन है वो सारे ऐड करने हैं, उसमें से माइनस क्या करना है, क्लोजिंग स्टॉक करना है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकल गई। दूसरा फॉर्मूला कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का, सेल माइनस जीपी, क्योंकि कई बार क्वेश्चन में क्या होता है, सेल गिवन है, मान लीजिए सेल दे दी और सेल के ऊपर एक परसेंटेज बता दिया ग्रोस प्रॉफिट का कि सेल के ऊपर जो ग्रोस प्रॉफिट है 10% होता है, तो बताइए कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कितनी है। तो उस टाइम तो आपके पास ये सारी चीजें नहीं होंगी, तो हम कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड नहीं निकाल सकते। तो हम क्या करेंगे, सेल के ऊपर अपना ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे, सेल में से अपना ग्रॉस प्रॉफिट माइनस कीजिए तो आपके पास कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आ जाएगी। क्लियर है, तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड के दोनों फॉर्मूले आई थिंक क्लियर है। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम अब अपना कैलकुलेट करते हैं कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड जो उसने हमसे पूछा है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया क्या है, सबसे पहले हमारा ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस, क्वेश्चन में गिवन है हमारे पास, ये आ जाएगी, प्लस परचेजेस प्लस जितने भी इसमें डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। डायरेक्ट एक्सपेंसेस में क्या लिखा हुआ है, एक तो हमने लिखा हुआ है एक्सपेंसेस ऑन परचेजेस, ट्रेडिंग अकाउंट अभी बनाया ना, और दूसरा हमने क्या लिखा था, वेजेस लिखा था, ये हो जाएगा बस। और तो कोई हमें डायरेक्ट एक्सपेंस दे ही नहीं रखा। और लास्ट में हमने क्या माइनस करना है, इसमें से अपना क्लोजिंग स्टॉक माइनस कर देना है, माइनस क्लोजिंग स्टॉक, इनकी वैल्यू लिख लेंगे हम अपनी। ओपनिंग स्टॉक हमारे पास है 55,000 प्लस परचेजेस 6,50,000 प्लस एक्सपेंसेस ऑन परचेज 15,000 प्लस वेजेस 58,000 माइनस क्लोजिंग स्टॉक 88,000। क्लियर है, तो ये हम जब कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा ₹6,90,000। ठीक है, ये क्या निकल गया हमारे पास, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आ चुकी है जो उसने हमसे पूछी थी। क्लियर है, अब इसने क्या पूछा है, ग्रॉस प्रॉफिट भी बताइए कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड के बिहाफ पर। तो जीपी का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, अगर आपने ध्यान से सुना हो, जीपी मतलब ग्रॉस प्रॉफिट बच्चों, तो मैंने आपको भी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का फॉर्मूला बताया था ना, सेल्स माइनस जीपी। तो अगर हम अपनी सेल्स में से ये कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड माइनस कर देंगे, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड माइनस कर देंगे तो क्या बन जाएगा हमारे पास, जीपी आ जाएगा। अब सेल इस क्वेश्चन में कितनी गिवन है हमारे पास, 9 लाख रुपीज की, तो यहाँ पर हमने सेल लिखी अपनी 9 लाख रुपीज, उसमें से कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड जो हमने अभी कैलकुलेट किया है दैट इज 6,90,000। ठीक है, तो जब ये माइनस करेंगे तो इट विल कम ₹2,10,000। तो ये हमारे पास क्या आ गया है, ग्रॉस प्रॉफिट, जो हमने कैसे निकाला है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड के बिहाफ पर कैलकुलेट करके बता दिया। क्लियर है, ये आज का आपका टॉपिक था जिसमें आपको ट्रेडिंग अकाउंट समझाया गया है, ट्रेडिंग अकाउंट किस लिए बनाया जाता है, ठीक है, क्या होता है, कौन कौन सी आइटम इसमें लिखी जाती है, किस साइड पर कौन सी आइटम लिखी जाती है, और एक आपको साथ के साथ कॉन्सेप्ट आपको बताया गया कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड और जीपी का। क्लियर है,
आई थिंक आपको ये वीडियो अच्छे से समझ आई होगी, जो कंटेंट इसमें आपको समझाया गया वो आपको क्लियर हो गए होंगे। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।